वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने एल्कीन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें चारों रिएक्शन देखा था। आज इस वीडियो में रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा एल्कीन का वो सब हम लोग करेंगे। अगर वो सब वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देखो और इधर आ जाओ। तो 5 नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग 4 तक कर लिए थे। यहाँ पर 5 नंबर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये करेंगे। तो ये है O2 एडिशन, O2 एडिशन। तो एक एल्कीन होगा, एल्कीन के ऊपर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को ऐड करोगे। कैसे करोगे देखते हैं। यहाँ पर सपोज आपके पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आपके पास कुछ एल्कीन है। उसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पर O2 दे दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर O2 दे दिया। अब देखो यहाँ पर हाफ O2 क्यों मैं लिख रहा हूँ, हाफ इंटू 2 तो एक ऑक्सीजन हो जाता है। एक एल्कीन के लिए एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा, इसीलिए मैंने हाफ O2 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक कैटलिस्ट लगेगा, कैटलिस्ट होगा Ag और उसके साथ लगेगा क्या, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा हो गया, ये सब कंडीशन हमारा हो गया। अब हाफ इंटू 2 करके क्या आएगा, हाफ इंटू 2 मतलब तो एक ही आएगा, तो एक ऑक्सीजन आएगा। तो इधर हाफ इंटू 2 अगर आप करोगे तो इधर तो एक ही आएगा। तो मतलब एक जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है, ऐसा एक यहाँ पर जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है ये आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, ऊपर वाला बॉन्ड को आप तोड़ दो, ऐसे करके ऊपर वाला बॉन्ड को आप क्या करोगे, यहाँ पर तोड़ दिया आपने। तो ऊपर वाला बॉन्ड अगर टूट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा CH2 और सिंगल बॉन्ड में CH2 आ जाएगा। ऊपर वाला बॉन्ड मैंने येलो कलर से तोड़ दिया है यहाँ पर, तो ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा एक और ऐसा एक, ऐसा दो हाथ यहाँ पर निकलेगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ये बॉन्ड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माथे के ऊपर ऐसा एक ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया CH2 और O, ये कंपाउंड को बोला जाता है क्या, इथिलीन से आया है। ये वाला जो कंपाउंड है ये तो इथिलीन है, तो इथिलीन से ऑक्सीजन ऐड करके आया है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड, तो इथिलीन ऑक्साइड इसको बोला जाता है। तो क्या करोगे, ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो कोई भी अगर एल्कीन ऐसा प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर इथिलीन प्रेजेंट है, नॉट नेसेसरी इथिलीन, प्रोपिलीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो एक, और उसके साथ Ag और 400 डिग्री देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आके घुस जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन हो जाता है। तो इथिलीन ऑक्साइड ऐसे हो गया। अब इथिलीन ऑक्साइड बनाने का दूसरा भी तरीका है, वो क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास ऑक्सीजन और Ag अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा भी आप इथिलीन ऑक्साइड बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो। तो ये वाला जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये आपने ले लिया, ये इथिन हो गया। और इथिन के ऊपर आपने क्या दिया, इथिन के ऊपर आपने कोई पारोक्सी एसिड दे दिया, जैसे कि C6H5 और C OOH, इसको पारोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है। C6H5 C OOH, ऐसा कोई एसिड दे दिया, OOH नहीं, OOH। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है और अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और इधर आके बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इधर घुस जाएगा। तो इधर घुस के क्या बना देगा, ऐसे ही यहाँ पर इथिलीन ऑक्साइड जो है ये बना देगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इथिलीन ऑक्साइड बना सकते हो। इथिलीन के ऊपर या कोई भी एल्कीन के ऊपर आप अगर C6H5 COOH मतलब पारोक्सी बेंजोइक एसिड ये अगर आप दे दो तो आप इथिलीन ऑक्साइड ऐसे बना सकते हो। अब इथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है, ये आपको जान लेना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी ऑक्साइड जो फॉर्म होगा, जैसे कि कोई एल्कीन के साथ कोई ऑक्साइड ऐसे अगर फॉर्म हो जाए तो इसको बोला जाता है क्या, इपॉक्साइड कंपाउंड। इसको क्या बोला जाता है, इपॉक्साइड कंपाउंड्स।
तो इसको इपॉक्साइड कंपाउंड्स बोला जाता है। इथिलीन ऑक्साइड जैसे कि एक इपॉक्साइड है, क्योंकि इपॉक्साइड का मतलब क्या मैंने बोला, एल्कीन प्लस उसके साथ ऑक्सीजन। एल्कीन के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए, एल के मतलब एल्कीन, एल्कीन के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उसको इपॉक्साइड कंपाउंड बोला जाता है। इथिलीन ऑक्साइड एक इपॉक्साइड कंपाउंड इसलिए है। इथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नाम भी है। इथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होगा? इथिलीन ऑक्साइड का जो दूसरा नाम है ये है ऑक्सीडेन। इसको ऑक्सीडेन भी बोला जाता है। ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, मैं अच्छे से यहाँ पर लिख दूंगा। इथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है क्या? ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन बोला जाता है इथिलीन ऑक्साइड को। और इसको और एक नाम से भी पुकारा जाता है, इसको बोला जाता है क्या? इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन। तो कोई भी इपॉक्साइड कंपाउंड अगर हो, मतलब एल्कीन और उसके साथ ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट करके आ जाएगा। आपके पास अगर एजी डस्ट अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है तो अच्छा है, नहीं तो आप C6H5COOH से भी बना सकते हो। तो ये वाला हमारा हो गया इपॉक्साइड फॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक एल्कीन से इपॉक्साइड फॉर्मेशन देख लेंगे। सपोज आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है, इसको क्या बोलोगे? ये प्रोपीन है, क्योंकि 3 पॉइंट है यहाँ पर, तो ये प्रोपीन है या प्रोपिलीन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, ऐसा रिएजेंट दे दिया C6H5COOH, ये आपने दे दिया पैरोक्सीबेंजोइक एसिड। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड टूट के एक ऑक्सीजन उधर आ जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर टूट गया। तो टूट गया मतलब क्या है, टूट गया मतलब यहाँ से एक हाथ निकालो, यहाँ से एक हाथ निकालो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल दो, तो ये वाला आपका कंपाउंड जो है वो बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपिलीन ऑक्साइड हो जाएगा। प्रोपीन से आया है तो ये हो जाएगा प्रोपिलीन ऑक्साइड। इसको 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हो, प्रोपिलीन ऑक्साइड। ये आपका इधर आ गया, तो ये प्रोपिलीन ऑक्साइड इधर ऐसे तैयार हो सकता है। तो ऐसे ही आप अगर एल्कीन के ऊपर दोगे ऑक्सीजन तो इपॉक्साइड आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। अब सपोज आपके पास जो इपॉक्साइड कंपाउंड जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला जो इपॉक्साइड कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इपॉक्साइड कंपाउंड के ऊपर आपने क्या दे दिया, H2O दे दिया। तब क्या होगा, यहाँ पर देखो, तो इपॉक्साइड जो कंपाउंड है इसके ऊपर आपने क्या किया, H2O दे दिया। ऐसे H2O आपने इसमें दे दिया। तो H2O अगर दे दोगे तो क्या होगा, इधर देखो, H2O देने पर कोई भी एक जगह से आपका जो ये ऑक्सीजन के साथ जो लिंकेज है येलो वाला, कोई भी एक जगह से काट दो, मतलब तोड़ दो। तो तोड़ने का मतलब क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ऐसे खुल जाएगा। तो इधर कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, इधर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो आ गया। और उसके साथ क्या आ जाएगा, येलो कलर का ऐसा खुल गया, इधर ऑक्सीजन आ गया और इधर एक छोटा हाथ ऐसा निकला हुआ है। इधर ऑक्सीजन आ गया और इधर ऐसा छोटा एक हाथ निकला हुआ है, क्योंकि ये तो बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड तो हमने काट दिया। तो काट देने पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होगा, ये तो उधर उठ गया। अब यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट है। अब H2O जो है, H2O को तोड़ो, H2O को तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। अब ये जो H+ है, ये H+ आएगा और ये O- के साथ बाइंड कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH। और ये वाला जो OH- प्रेजेंट है, ये वाला इसमें घुस गया, तो इसमें फिर से एक OH आपका आ गया। तो आप बोल सकते हो अगर इपॉक्साइड को आप H2O दे के हीट करो, मतलब हाइड्रोलिसिस करो, तो एक बॉन्ड टूट के 2 OH ऐसे घुस जाता है। तो ऐसे करके चला आता है। तो ये टेक्निक आप याद रखना। जैसे कि आपके पास ये प्रोपिलीन ऑक्साइड है, तो प्रोपिलीन ऑक्साइड के ऊपर आपने क्या दे दिया, H2O दे दिया। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर H2O और हीट दे दिया। H2O कैसे टूटेगा,
H2 ऐसे टूटता है यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, तो ये टूटेगा H प्लस और ऐसे OH माइनस टूटेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसको काटो, तो ये वाला जो बॉन्ड है पूरा घूम के ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे करो, फिर यहाँ पर आपका जो ऐसा बॉन्ड है ऐसे करके O करके ऐसे एक छोटा हाथ लेके ये बैठा रहेगा। तो इधर क्या चला आएगा, इधर आएगा H प्लस आके अटैक कर जाएगा, तो इधर OH हो गया, और इधर और जो एक OH है ये इधर आके ऐसे बैठ जाएगा। तो आपको मिल गया क्या, 2 OH ऐसे मिल गया। तो ऐसे कंपाउंड आप बना सकते हो। तो ये डाईऑल तैयार होता है। और ऊपर वाला जो कंपाउंड इथिलीन ऑक्साइड से जो तैयार हुआ है ये डाईऑल, इसको बोला जाता है क्या, इसका नाम है इथेन 1,2 डाईऑल। इथेन 1,2 डाईऑल, या इसको आप बोल सकते हो इथेन 1,2 डाईऑल नहीं बोल के इसको इथिलीन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हो। ये एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में काम आता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग जो है मिक्सचर के रूप में ये काम आता है। तो ऐसे करके आप इपॉक्साइड बना सकते हो। तो 5 नंबर रिएक्शन हमारा हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे किसमें, 6 नंबर रिएक्शन में, और यहाँ पर क्या करेंगे, H2SO4 को ऐड करेंगे। तो H2SO4 एडिशन, तो देख ही सकते हो एल्कीन में सभी जगह पे जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कीन में सभी जगह पे एडिशन रिएक्शन ही हो रहा है। तो सपोज आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है, ये सिमेट्रिक वाला एल्कीन है। अगर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन किसको बोला जाता है ये आप नहीं जानते हो, तो प्रीवियस वाला जो इसका जो पार्ट है वो पार्ट आप देख लो, पार्ट 3 आप देख लो। पार्ट 3 का जो वीडियो है उसमें मैंने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन और उसमें मार्कोव-निकोव रूल के बारे में भी बोल दिया था। तो अगर नहीं जानते हो तो वो देख के फिर इधर वापस आ जाओ। तो क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन होगा सभी मार्कोव-निकोव रूल के रिस्पेक्ट पे ही होगा। अब H2SO4 इधर देना पड़ेगा, आप H2SO4 यहाँ पर दे दो। तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड आपने यहाँ पर दे दिया। ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिक है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन और हाइड्रोजन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इधर क्या होगा, अब देखो H2SO4 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, OH सिंगल बॉन्ड SO3H, आप ऐसे लिख सकते हो H2SO4 को, या आप ऐसे नहीं लिख के इधर ऐसे तोड़ सकते हो H2SO4 को। कैसे, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ऐसे आप तोड़ सकते हो HSO4 माइनस। अब HSO4 जो है, HSO4 को आप कैसे लिख सकते हो, HSO4 को आप लिख सकते हो OSO3H माइनस। तो ऐसे करके आप H2SO4 को तोड़ सकते हो। क्या हुआ, यहाँ पर एक H प्लस हमें मिल गया और इधर एक OSO3H वाला जो आयन है ये माइनस वाला आयन हमें मिल गया। तो एक कैटायन एनायन हमें मिल चुका है। अब डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो उसमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यह इधर एक बॉन्ड को आप तोड़ दो। तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं होगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कोई भी एक जगह पे ये जो H प्लस है ये आके घुस जाएगा, जैसे कि इधर घुस गया, और कोई भी एक जगह पे इधर आके क्या हो जाएगा, OSO3H वाला जो आयन है ये घुस गया, तो OSO3H ऐसा आपका घुस गया। तो इधर तो कोई रूल नहीं है कि OSO3H जहाँ पर हाइड्रोजन कम है उधर ही घुसेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर रैंडम ऐसे घुसा सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है। अब H2SO4 ऐड तो हो गया। अब ये जो कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड के ऊपर आप अगर पानी दे दो H2O देके हीट कर दो, तब क्या होगा, H2O देके हीट करने पर क्या होगा, पानी को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे, H प्लस और इधर क्या आ जाता है OH माइनस, H प्लस और इधर आ जाता है क्या OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस ये जो हमारा यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा देखो अच्छे से, ये जो H प्लस है SO3H वाला क्या था, एनायन था। H प्लस जो है ये SO3H के साथ बाइंड करेगा और इधर क्या कर देगा, इधर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 बना के निकल जाएगा। तो ये साइड प्रोडक्ट हो गया। और जो ये OH माइनस है ये आएगा और वो SO3H के जगह पे घुस जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 और H मतलब क्या CH3 हो गया।
इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर CH2 और नीचे क्या हो गया OSO3H H प्लस के साथ हट गया H2SO4 करके, OH माइनस उधर आके घुस गया तो इधर क्या हो जाएगा OH एक हो जाएगा। तो ऐसे हमें मिल गया क्या इथानॉल, मतलब एक अल्कोहल मिल गया। तो H2SO4 ऐड करके फिर उसके बाद पानी देके हीट करोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अब यही अगर आप एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर करोगे तो क्या होगा। सपोज़ आपके पास एक एसिमेट्रिक एल्कीन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास दिया हुआ है। इधर आपने क्या कर दिया H2SO4 दे दिया। तो H2SO4 देने पर कि मैंने क्या बोला था H और OSO3H, अब किधर कौन सा घुसेगा ये आप देखो, यहाँ पर इधर हाइड्रोजन मार्कोवनिकोव रूल के वाइज यहाँ पर क्या होगा CH3, ये CH2 आ गया। ये वाला जो नीचे वाला जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये तो कम है, इसमें कम हाइड्रोजन है तो इधर OSO3H आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप होता है, अदर देन हाइड्रोजन कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, और इधर हाइड्रोजन आ गया। तो ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा जब एसिमेट्रिक होगा, सभी जगह पे यही रूल फॉलो करता है एसिमेट्रिक के लिए। अब इसके ऊपर क्या करोगे, इसके ऊपर आपने अगर इसमें H2O दे दिया तो क्या करेगा H2O, मतलब H2O दे दिया तो यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर OH माइनस में टूटेगा, और ये H प्लस जो है ये OSO3H के साथ बाइंड करके H2SO4 करके निकल जाएगा। तो उधर OH माइनस आके घुस गया तो इधर क्या हो गया CH3 CH, इधर OH आ गया और इधर आ गया क्या CH3, क्योंकि CH2 और H को मिला के CH3 होता है। तो ये हमारा 2 प्रोपानॉल आ गया या प्रोपान 2ऑल। तो ऐसे करके आप अल्कोहल कर सकते हो इधर। तो ये 6 नंबर वाला जो रिएक्शन है, ये 6 नंबर वाला रिएक्शन भी हमारा हो गया, ये होगा H2SO4 एडिशन। तो ये एडिशन रिएक्शन हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम लोग चले जाते हैं क्या 7 नंबर जो रिएक्शन है उसमें। 7 नंबर रिएक्शन, ये 7 नंबर जो रिएक्शन है, ये 7 नंबर रिएक्शन क्या है, 7 नंबर रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई भी छोटा छोटा जो यूनिट है उसको एक साथ जोड़ो और एक बड़ा यूनिट बनाओ, पॉलीमराइजेशन। इसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है पॉलीमर फॉर्मेशन। अब पॉलीमर किससे बनता है, पॉलीमर थोड़ा छोटा छोटा कंपाउंड से बनता है, और पॉलीमर का जो यूनिट होता है स्ट्रक्चरल यूनिट उसको क्या बोला जाता है, मोनोमर। अगर बहुत सारा मोनोमर जैसे कि n अमाउंट ऑफ मोनोमर अगर एक साथ जुड़ जाए तो ऐसे पॉलीमर बना देता है। n अमाउंट ऑफ मोनोमर अगर अच्छे से जुड़ जाए तो उसको पॉलीमर बना देता है, ये एक साथ जुड़ के। जैसे कि सपोज़ आपके पास यहाँ पर शेप कैसा है, ऐसा कोई स्क्वायर है आपके पास, ऐसा कोई यहाँ पर सपोज ऐसा कोई आपके पास, सॉरी यहाँ पर सपोज़ आपके पास ऐसा कोई स्क्वायर है, ये मैंने 4 ऐसा स्क्वायर आपको दे दिया, ऐसा 4 आपके पास स्क्वायर है, ये थोड़ा रेक्टेंगल हो गया तो समझ लो ऐसा कोई, ये स्क्वायर ही समझ लो, तो स्क्वायर है यहाँ पर। अब आपको इसको जोड़ने को बोला जाए, आपको इसको क्या बोला जाए, इसको जोड़ने को एक साथ बोला जाए, तो आप क्या कर दोगे, एक साथ अगर इसको जोड़ोगे तो आपके पास ऐसा ये 4 जोड़ने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा 4 रेक्टेंगल ही समझ लो, रेक्टेंगल को जोड़ने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये पॉलीमर है। तो मतलब पॉलीमर बना कैसे, ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये बना कैसे, ये 4 1 2 3 और 4 ये 4 यूनिट से बन गया, तो ये चारों यूनिट को क्या बोला जाता है, मोनोमर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको एक साथ अगर जोड़ दोगे, एक के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, ऐसे अगर जोड़ोगे तब जाके आपका पॉलीमर जो है ये बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारा एल्कीन है, उसको आप अगर जोड़ दोगे तो वहाँ पर भी
मोनोमर से पॉलीमर बन जाता है। तो ऐसा एल्कीन में पहला जो एल्कीन है ये हम लोग नहीं जानते कि कितना मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो उसको बोला जाता है क्या, इथिलीन, CH2CH2। इसको n अमाउंट ऑफ लिया है क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि कितना जुड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारा टेम्परेचर और प्रेशर देने पर बहुत सारा इथिलीन मॉलिक्यूल एक साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, और जुड़ के क्या बना देता है, जुड़ के पॉलीइथिलीन बना देता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर, और यहाँ पर प्लस क्या देना पड़ेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा देना पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे, कैटलिस्ट। तो यहाँ पर अगर ये सब दे दो आप, क्या करेगा, इथिलीन मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, इथिलीन का जो डबल बॉन्ड है एक टूटेगा, ऐसे बहुत सारा इथिलीन मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 करके ऐसा दो हाथ कर दो, मतलब कि बहुत सारा इथिलीन एक साथ जुड़ गया, और इसमें होल N कर दो। तो ये क्या बन गया, ये था इथिलीन, और ये आपका बन गया क्या, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन। तो आपका ये पॉलीइथिलीन क्या हो गया, बन गया। तो ऐसे करके आप पॉलीइथिलीन बना सकते हो। इसको ही पॉलीथीन भी बोला जाता है, पॉलीइथिलीन नहीं बोल के। आपके पास अगर प्रोपीन है तो n अमाउंट ऑफ प्रोपीन, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कि कितना मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इसीलिए हम लोग n मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं यहाँ पर। ऐसे आपके पास अगर प्रोपीन है तो आप ये प्रोपीन को भी जोड़ सकते हो, ऐसे ही टेम्परेचर और प्रेशर देके और कैटलिस्ट देके, C फॉर कैटलिस्ट, ऐसे देके आप क्या कर सकते हो, इसको भी जोड़ सकते हो। तो कैसे जुड़ेगा ये, CH2, इधर CH3 को भेज दो और इधर दोनों हाथ दे दो, इधर होल N कर दो। तो ये आपका बन गया क्या, पॉलीप्रोपीन। तो ये आपका था क्या, यहाँ पर था प्रोपीन, और ये आपका पॉलीमर बन गया, एक साथ फ्यूज होके पॉलीप्रोपीन। ऐसे ही पॉलीमर को बनाया जाता है। बहुत सारा पॉलीमर को ऐसे आप एल्कीन से बना सकते हो। बहुत सारा मॉलिक्यूल को लो और उसको जोड़ दो। अब यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा प्रेजेंट है और इसमें कैटलिस्ट कौन सा लगता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन के लिए जो कैटलिस्ट वाइडली यूज़ होता है उसको बोला जाता है क्या, ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट। इसको बोला जाता है क्या, ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट। तो ये जो ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट है इसका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट is widely used in the polymerization reaction of most of the alkenes। और ये जो ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट है इसका एक कॉम्बिनेशन है। किसको ज़िग्लर-नैटा बोलोगे ना, टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 प्लस उसके साथ होगा Et3Al, मतलब ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट। इसको एक साथ बोला जाता है क्या, ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट। टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट, इसको बोला जाता है क्या, ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट। यहाँ पर Et का मतलब क्या है समझ लो। यहाँ पर Et मतलब क्या है, इथाइल ग्रुप। Et का मतलब है इथाइल ग्रुप, मतलब कि यहाँ पर C2H5 ग्रुप, तो इसको इथाइल ग्रुप भी बोला जाता है। ये होल 3 है, मतलब 3 है, उसके साथ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी भी 3 है, तो उसके साथ टाइटेनियम क्लोराइड और Et होल 3 मतलब C2H5 होल 3Al, इसका जो मिक्सचर है इसको ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट बोला जाता है। और ये वाइडली यूज्ड होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम एल्कीन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग जो रिएक्शंस होगा, और भी एल्कीन का रिएक्शंस है, तो रिमेनिंग जो रिएक्शंस होगा वो सब हम लोग दूसरा जो वीडियो है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को लाइक शेयर, और चैनल में लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।